अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बायोलॉजी वाला। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है जिसका टॉपिक है प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, और इसके साथ और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ब्रोंक्योल्स तक किया था। आगे हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो क्या है, प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आ रहा है। कह रहा है कि रेस्पिरेटरी सरफेस आर लोकेटेड डीप इनसाइड द बॉडी इन द लंग्स। कह रहा है कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस हमारे बॉडी के ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन, लंग्स के अंदर भी डीप में, गहराई में मौजूद होता है। सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म गैसेज एक्सचेंज द एयर मस्ट ब्रॉट इनटू द लंग्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अगर अगर गैसेस को एक्सचेंज होना है तो एयर को एटमॉस्फेयर से लंग्स में आना होगा। इट इज़ अचीव्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग और वेंटिलेशन। ये तब भी मुमकिन हो सकता है जबकि प्रोसेस हो, दो प्रोसेस हो, या तो वेंटिलेशन हो या तो ब्रीथिंग हो। दोनों सेम है, बट फ़र्क इतना है कि ब्रीथिंग जो होता है वो नेचुरली प्रोसेस है, वेंटिलेशन होता है वो क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है। ब्रीथिंग के लिए जो ऑर्गन होता है उसे लंग्स कहते हैं, और लंग्स को हम देख नहीं सकते, बट उसका जो एक्शन होता है उसको हम फील कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर हम अपना हाथ अपने चेस्ट कैविटी पे रखेंगे, एक डीप सांस, एक डीप एयर को हम अंदर लेंगे तो हमें ऐसा फील होगा कि जो हमारा चेस्ट कैविटी है वो क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपांड हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और फिर उसी डीप में से थोड़ा थोड़ा करके हम हवा को कम निकालते जाएंगे, एक्सेल करते जाएंगे, बाहर निकालते जाएंगे, तो हमें ऐसा फील होगा जो वॉल्यूम पहले बढ़ गया था अभी वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी नॉर्मल, इसके नॉर्मल पॉइंट भी आ रहा है। लंग्स जो होते हैं खुद ब खुद सांस को अंदर या बाहर नहीं करते। इनके लिए भी जो होती है ना, इस लंग्स को क्या होती है, लंग्स खुद ब खुद सांस को अंदर या बाहर नहीं करते, पर चेस्ट वॉल मसल और दूसरा होता है, दूसरा मसल जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, ये लंग्स की हेल्प करते हैं कि जो है ना सांस को अंदर लेना और बाहर निकालने में हेल्प आउट करते हैं। अभी हम है ना लंग कैपेसिटी को बाद में स्टडी करेंगे। जो पहला हमारा जो टॉपिक है हम उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। और उससे पहले एक आपको और चीज़ भी आप अपने जहन में बिठानी है कि उससे पहले आपको एक और चीज़ नहीं होगी, दो चीज़ें और समझनी होंगी कि जो एयर होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में फ्लो करती है, और नंबर टू जो है वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये दो चीज़ें हैं जो आपको जहन में बिठानी पड़ेंगी। अभी हम इंस्पायरेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग का फेज़ नंबर 1 है। इट इज़ द प्रोसेस through which the atmosphere air is directed through the air passageway up to the alveoli in the lungs। कि ये वो अमल है जिसके ज़रिए हवा को लंग्स में एलोवेलाई तक पहुंचाया जाता है। इट इन्वॉल्व द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम। और इंस्पायरेशन के अमल में दो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। नंबर 1 पे जो होता है वो इंटरकोस्टल मसल होता है, और दूसरा क्या होता है, डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। As a result, the volume of the thorax or chest is increased, thereby decreasing the pressure of air in the lungs। कि उससे होता क्या है, द प्रेशर ऑफ एयर इन द लंग्स। इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में जो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम होता है उसमें इजाफा हो जाता है, लिहाजा लंग्स के अंदर हवा का दबाव कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सो द एक्सटर्नल एयर रशेज इनसाइड फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। तो फिर तो बाहर हवा का दबाव ज़्यादा और लंग्स के अंदर हवा का दबाव कम, तो हवा बाहर से अंदर आएगी। मैंने पहले ही बता दिया था कि एयर हमेशा फ्लो करेगी हाई टू लो, तो बाहर क्या होगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, अंदर लंग्स के अंदर लो प्रेशर हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, एयर आउटसाइड से इनसाइड आएगी। द लंग्स गेट एक्सपांड इन दिस वे। और इसी तरह लंग्स का वॉल्यूम फैलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस पिक्चर में इस वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं
जब हम सांस अंदर लेते हैं तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे एरोस नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है जो हमारा चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे दो चीज़ें क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। एक होता है हमारा डायाफ्रेम कॉन्ट्रैक्शन होता है, और दूसरा क्या होता है हमारा, ये जो हमारा थोरस कैविटी या चेस्ट कैविटी जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। या चेस्ट क्या होती है, एक्सपांड होती है, बढ़ती है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, लंग्स के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, तो इससे एयर बाहर से अंदर फ्लो करती है। ये जो फिगर है ये क्या है, ब्रीथिंग इन, जब हम सांस को अंदर लेते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाते हैं एक्सपायरेशन के, मीन्स क्या, हवा का बाहर निकलना। इट इज़ जस्ट रिवर्स ऑफ इंस्पायरेशन। ये इंस्पायरेशन के बरक्स होता है, अपोजिट में होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस अमल के दौरान द एयर मूव्स फ्राम आउट द लंग्स। इसमें होता क्या है, इस प्रोसेस में होता है क्या है, जो एयर होती है वो लंग्स से बाहर जाती है। बोथ इंटरकोस्टल मसल एंड डायाफ्राम आर रिलैक्स्ड। इसमें क्या होता है, उसमें वहाँ पे इंटरकोस्टल मसल एंड डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो रहेंगे। दिस मूव द रिब इनसाइड, और इनसे क्या होता है, रिब्स क्या आती हैं, अंदर आती हैं, और डायफ्राम बिकम फ्लैट, और फिर डायफ्राम क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है। बोथ एक्टिविटी डिप्रेस द चेस्ट इनसाइड। दोनों एक्टिविटीज़ चेस्ट को अंदर दबाती हैं। द वॉल्यूम ऑफ द थोरस कैविटी इज डिक्रीज काजिंग एन इंक्रीज अपॉन द प्रेशर ऑन द लंग्स। फिर उससे वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कम हो जाता है, लिहाजा लंग्स के अंदर दबाव बढ़ता है। दिस फोर्स द एयर प्रेशर इन द लंग्स टू द आउटसाइड थ्रू द बॉडी। तो ये मजबूर करता है एयर को, जो लंग्स के अंदर मौजूद है उसको कहता है भाई बाहर निकलो, अभी तुम्हारा काम नहीं है यहाँ पे। मैंने क्या बताया था कि जो एक्सपायरेशन होता है, एक्सपायरेशन जो होता है इंस्पायरेशन के बिल्कुल ही अपोजिट होता है। वहाँ पे आप देखो, यहाँ पे चेस्ट एक्सपांड हो रही है, यहाँ पे चेस्ट क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सिकुड़ रही है। जब चेस्ट सिकुड़ती है, उसका वॉल्यूम कम होता है, थोड़ा जब लंग्स का वॉल्यूम कम होता है तो अंदर क्या होता है, लंग्स के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है। क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, जो एयर उसके अंदर मौजूद है जितनी निकलनी है। तो जब हम कैपेसिटी ऑफ लंग पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा, 1/2 लीटर जो हम बाहर निकालते हैं और जो अंदर लेते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग में या रेस्ट की हालत में, तो फिर वो क्या करता है, उसको बाहर निकालता है। और इसमें डायफ्राम जो होता है वो रिलैक्स करता है, सुकून करता है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, यहाँ पे क्या करता है, रिलैक्स करता है। अब हम बात करेंगे लंग की कैपेसिटी के बारे में। लाइक अ बैलून, Like a balloon, lungs can be filled with a maximum amount of 5 liters of air. जैसे बलून में हवा भरी जाती है, गुब्बारे में हवा को फिल किया जाता है, तो उसमें भी एक मैक्सिमम लिमिट होती है कि यहाँ तक उसको भरना है। कि गुब्बारे की तरह जब उसमें हम हवा भरते हैं तो उसमें एयर फिल करते हैं, तो उसकी भी एक मैक्सिमम लिमिट होती है। तो लंग्स की भी एक फिक्स लिमिट है, यहाँ तक उसमें एयर भरो। फॉर एग्जांपल इसकी जो लिमिट है वो 5 है, और कितनी है, 5 लीटर से, कितनी है, 5 लीटर से। और ये वेरी करता है एज के हिसाब से, एज जितनी बड़ी होगी उसके हिसाब से एजिंग पे इसके डिपेंड करता है। अगर कोई हेल्दी बंदा है तो उसकी जो है ना, ये 5 लीटर से या 6 लीटर से। अगर कोई और बंदा है, कोई बीमार है, तो उसकी 7, या इसके वेरीज करती रहती है। ये डिपेंड किस पे करती है, एज पे करती है। सरप्राइजिंगली we use normal about 1/2 liters of the air coming into the lungs। हम आमतौर पे लंग्स में आने वाली हवा का 500 मिलीलीटर इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। कितना, 500 मिलीलीटर, उसका हम क्या कहते हैं, यूज़ करते हैं। और अगर एक्सरसाइज के दौरान बाहर से आने वाली हवा जो है ना, उसका हम क्या करते हैं, 1 लीटर, कितना, 1 लीटर यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वाइटल वॉल्यूम कहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपायरेशन होने के बाद जो हमारा गैसेज इनसाइड द लंग्स बचें, क्या ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपायरेशन करने के बाद जो रिमेनिंग गैसेज जो होती हैं हमारे लंग्स के अंदर, उन्हों को हम कहते हैं, जो वॉल्यूम, रिमेनिंग वॉल्यूम जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेजुलेशनल वॉल्यूम कहते हैं। अब आ जाते हैं गैसियस एक्सचेंज इन एलोविलाई। क्या, गैसियस एक्सचेंज इन एलोविलाई को स्टडी करेंगे। द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ एलोविलाई।
oxygen brought by the air is taken up by the hemoglobin of blood and vice versa. The carbon dioxide brought by the blood is given to the air present in the alveoli. हवा के ज़रिए लाई जाने वाली ऑक्सीजन आरबीसीज ऑफ ब्लड के हेमोग्लोबिन के ज़रिए ली जाती है और ब्लड के ज़रिए लाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वेओलाई में मौजूद हवा को दिया जाता है और फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है. Gases exchange involves the diffusion which become possible at this level because both alveolus and blood capillaries are only one layered in thickness. गैसेस एक्सचेंज में ये डिफ्यूजन भी शामिल होती है जो इस सतह पर, जो इस रिस्पायरेटरी सरफेस पर मुमकिन होती है. ये क्यों मुमकिन होती है? क्योंकि एलोविलस के अंदर और ब्लड कैपिलरीज में दोनों में वन लेयर ऑफ सेल मौजूद होता है. कितना होता है? वन लेयर ऑफ सेल इन थिकनेस होती है. इस वजह से इनों के अंदर क्या हो जाती है? डिफ्यूजन हो जाती है. अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि एलोविलस की मेम्ब्रेन में क्या है? वन लेयर है. और बात करें ब्लड कैपिलरीज में तो उसके अंदर भी एक वन लेयर ऑफ सेल है. तो इन दोनों के बीच में टोटल दो लेयर्स ऑफ सेल हो गई और यहाँ से बहुत ही ईजीली क्या हो जाता है? डिफ्यूजन होता है गैसेस का. ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड का रिस्पायरेटरी सरफेस में आना और रिस्पायरेटरी सरफेस से ऑक्सीजन का ब्लड में जाना. अब हम स्टडी करेंगे जो एयर को हम इन करते हैं या बाहर करते हैं उसमें ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी परसेंटेज मौजूद होती है. अभी यहाँ पे 3 कॉलम बनाए हुए हैं. यहाँ पे नंबर 1 पे कॉलम में कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, वाटर है और टेम्परेचर है. हमें पता है जो एयर होती है, एयर इज़ अ मिक्सचर. एयर क्या होती है? मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स एंड टेम्परेचर, वो और भी होती हैं बट हम यहाँ पे रखते हैं. और नंबर 2 पे जो बॉक्स हुआ इंस्पायर्ड एयर, जो हम हवा अंदर लेते हैं, जो एयर अंदर लेते हैं उसका रेशो कितना होगा और जो बाहर निकालते हैं उसका रेशो कितना होगा. तो नंबर 1 की बात करें, नंबर 1 पे आ जाता है ऑक्सीजन. क्या आ जाता है? ऑक्सीजन. ये जो यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई हैं 21, 16, 0.04, ये जो होती है ना अबाउट टू होती हैं, मीन्स कि इनके करीब करीब होती हैं. ये वे जो बुक टू बुक क्या करती हैं? वेरीज करती हैं. नंबर 1 पे जो होता है ऑक्सीजन होता है और जब एयर अंदर लेते हैं तो उसमें उसके अंदर 21% है, तकरीबन अबाउट टू 21% होता है और जब एयर बाहर आती है तो उसके अंदर 16% होती है. मतलब कि हमारा जो जिस्म है उसको 5% ऑफ एयर की ऑक्सीजन चाहिए जो हमारी ज़रूरत के, जो हमारी ज़रूरत होती है उसके हमारे जिस्म की ज़रूरत होती है. बाकी जो होती है वो क्या होते हैं? वापस चली जाती है. जो एक्सेस में होती है उसको वापस भेज देते हैं. नंबर 2 पे आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड. जब एयर अंदर लेते हैं, इन आती है एटमॉस्फेयर से लंग्स में आती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज 0.03 है और जब एयर लंग्स से बाहर जाती है, एटमॉस्फेयर में जाती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज 4 हो जाती है. क्या हो जाती है? 4 हो जाती है. और फिर बात करें नंबर 3 नाइट्रोजन की, तो ये इंस्पायर में इसके एयर के अंदर आने में या बाहर जाने में इसकी क्या होती है? परसेंटेज सेम होती है. वाटर वेपर की बात करें, जब अंदर आता है एयर तो उसमें वेरिएबल होती है, जब बाहर निकलते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? सेचुरेटेड हो जाते हैं. और टेम्परेचर की बात करें, जब एयर अंदर आती है तो उसका टेम्परेचर वही होता है जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है और जब अंदर से बाहर निकलती है तो उसका टेम्परेचर 37 तक हो जाता है. अब हम बात करेंगे कि रेट ऑफ ब्रीथिंग ड्यूरिंग रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होगा. अभी उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ब्रीथिंग इज़ लार्ज इनवॉलेंट्री प्रोसेस. बड़े हद तक ब्रीथिंग क्या होती है? एक इनवॉलेंट्री फंक्शन होती है. वॉलेंट्री होती है मीन्स कि जब सांस अंदर आ गए तो वो इनवॉलेंट्री थी. जब सांस अंदर लेनी हो मीन्स माउथ के ज़रिए या नोज़ के ज़रिए तो ये हमारे हैंड में होता है. बाकी जब नोज़ के अंदर आ गई या माउथ से आ गई अंदर तो फिर ये इनवॉलेंट्री हो जाएगा. इट इज़ रेगुलेटेड बाय द
हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको चलाता कौन है? जब ये इनवॉलेंट्री है तो उसको कोई ना कोई तो चलाने वाला होगा। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट है? हाइपोथैलेमस है, जो इसको क्या करता है? रेगुलेट करता है, ये चलाता है। द रेट ऑफ ब्रीथिंग चेंजेस ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन। इंटरनल या एक्सटर्नल कंडीशन अगर चेंज हो गई तो जो हमारा रेट ऑफ ब्रीथिंग होगा ना, वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंटेंस, इफ अ पर्सन इज डूइंग एक्सरसाइज द रेट ऑफ ब्रीथिंग वुड इंक्रीज। के मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा है एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका रेट ऑफ ब्रीथिंग जो हो जाएगा ना, वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीज कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय द मसल। क्योंकि उसके मसल्स को ऑक्सीजन की कंजम्पशन ज़्यादा चाहिए, मीन्स के ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, इसलिए उसका रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। थस thus gradually increase in concentration of carbon dioxide in blood and will cause an increasing the his breathing rate। और फिर क्या हो जाएगा? आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो बंदा एक्सरसाइज कर रहा है उसके ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ती जाएगी। क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ती जाएगी और उसका रेट ऑफ ब्रीथिंग भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। If this condition is persist, the muscle cell will start breaking down the glucose without oxygen। तो फिर क्या करेगा? अगर ये कंडीशन, एक्सरसाइज वाली कंडीशन बरकरार रही तो ग्लूकोज क्या मसल के सेल क्या करेंगे? ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे, बट ऑक्सीजन के बगैर क्या करेंगे? उसको ब्रेक करेंगे। इट इज़ टर्म्ड एज एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ये कंडीशन एनएरोबिक रिस्पायरेशन वाली होती है। क्या होती है? एनएरोबिक रिस्पायरेशन वाली कंडीशन होती है। As a result, lactic acid is formed in the muscle rather than carbon dioxide। उसके नतीजे में, किसके नतीजे में? एनारोबिक रेस्पिरेशन और मसल सेल के नतीजे में ये होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जमा होना था जहाँ ब्लड में, अभी वो कार्बन डाइऑक्साइड जमा नहीं होगा। अब क्या जमा होगा? वहाँ पे लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू हो जाएगा। इट कॉजेज पेन एंड क्रैम्प इन द नॉर्मल मसल्स। अगर ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल में जमा होना स्टार्ट हो जाएगा तो हमें बहुत पेन होगा, बहुत तकलीफ महसूस होगी। ये आपने फील भी किया होगा जबकि कोई बंदा क्रिकेट खेलता है और वो क्रिकेट जो होती है 3-4 घंटे कंटिन्यूस खेलता है तो उसके एक जिस्म में इसके मसल्स जो होते हैं वो उनमें बहुत पेन होता है। क्या होता है? बहुत पेन हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो कंटिन्यूसली एक्सरसाइज कर रहा है और उसकी जो रिस्पायरेशन है वो एरोबिक नहीं एनएरोबिक रिस्पायरेशन है। मीन्स के ऑक्सीजन के बगैर ग्लूकोज को मीन्स के ब्रेक हो रहा है ग्लूकोज, तो लैक्टिक एसिड जमा होता रहेगा, उसको पेन होता रहेगा। अभी ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या लैक्टिक एसिड ख़त्म हो सकता है? इसका जवाब है यस, हाँ बिल्कुल। तो कैसे? द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड रिक्वायर्स द एडिशनल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन व्हिच इज टर्म्ड एज ऑक्सीजन डिबेट। क्या होता है कि लैक्टिक एसिड को तोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए एडिशनल अमाउंट मीन्स के और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। मीन्स के इस कंडीशन को कहेंगे कि हमें ऑक्सीजन की डिबेट मीन्स ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ ऑब्टेन थ्रू द डीप ब्रेथ। और ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है, ज़्यादा अमाउंट होती है जो ऑक्सीजन को हमें चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? डीप ब्रेथ कहते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, लंग्स कैपेसिटी और गैसियस एक्सचेंज इन एलोवेलस और रेट ऑफ ब्रीथिंग ड्यूरिंग रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज को किया। इंशाल्लाह बाकी एक लेक्चर रहता है जिसमें आर्टिफिशियल वेंटिलेशन और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज़ भी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।